मैं डॉक्टर विजय सिंह, आर्य कॉलेज पानीपत। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति से संबंधित बातचीत करेंगे। जब हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन यानी वैज्ञानिक क्रांति यूरोप में 15वीं शताब्दी के ऑनवर्ड वो घटनाक्रम था जिसने पूरा यूरोप या यूरोप की जो सोसाइटी है उसको बदल के रख दिया, उसको प्रभावित किया। साइंटिफिक रेवोल्यूशन जब यूरोप में आ रही है उस समय या उससे पहले की यदि हम परिस्थितियां देखें तो हम उसी तरीके से हमको फिर डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, एमरजेंस ऑफ रेनेसां, रिफॉर्मेशन, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बिगनिंग या उसकी शुरुआत होना और नेशन स्टेट की बिल्डिंग या बिल्डअप होना, ये सभी बातें हमें साथ साथ चलती हुई दिखाई देंगी। और उन्हीं का परिवर्तन, उन्हीं का प्रयास था, या आप ये कह सकते हैं उन्हीं की कलेक्टिव फोर्सेज थी, या उन्हीं का आप ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव आप ये कह सकते हैं कि एक प्रभाव था, इम्पैक्ट था, जिसके फलस्वरूप यूरोप में नए नए आइडियाज और नई नई आप ये कह सकते हैं जानकारियां धीरे धीरे ये कहा जाता है कि आने लगी, और जिसके परिणाम स्वरूप ये कहा जाता है कि यूरोप में एक नई तरह का घटनाक्रम चलता है जिसे हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने यूरोपियन हिस्ट्री में एक आप ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं चेंज या टर्निंग पॉइंट लाने का कार्य किया। और इस साइंटिफिक जो रेवोल्यूशन जो हुआ वो पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं तर्क पर आधारित था, और रिसर्च और प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, यानी जिसमें हम कह सकते हैं अनुसंधान, और अनुसंधान के बेस पर या किसी अनुसंधान के बेस पर जो थ्योरी है, उस थ्योरी से, उस सिद्धांत से प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसको हासिल करने की एक शुरुआत हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन में देखते हैं, जिसने नए नए जो आइडियाज हैं और नई नई थिंक प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, उसको आगे लाने का कार्य किया। इसी तरीके से जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण था, कि जो वैज्ञानिक सोच है वो धीरे धीरे इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन से उभर कर आई, जो कि पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं प्योरली जो बेस्ड जो थी वो साइंस पर थी। और साइंटिफिक टेम्परामेंट ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था जिसने साइंस को, साइंस से जुड़े हुए जो उपलब्धियां हैं, जानकारियां हैं, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसलिए जब हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट घटनाक्रम हो जाता है, जिसने ये कहा जाता है कि यूरोप की सोसाइटी को लगभग 300 सालों तक, यानी 3 शताब्दियों तक लगातार ये कहा जाता है कि प्रभावित करना शुरू किया। क्योंकि हम ये भी जानते हैं, आज वर्तमान में भी, मॉडर्न एज में भी हम जानते हैं कि साइंटिस्ट होना और साइंटिफिक टेम्परामेंट का होना, ये दोनों एक एक अलग अलग तरह की बातें, हालांकि दोनों साइंस से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन दोनों एक अलग अलग तरह की बातें हैं। लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट जरूरी नहीं है किसी साइंटिस्ट के पास हो, एक एक कॉमन, एक साधारण व्यक्ति के पास भी हो सकता है। और यूरोप में इन दिनों यही कुछ हो रहा था कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी साइंटिफिक टेम्परामेंट को बेस बनाकर, वैज्ञानिक सोच को आधार बनाकर कार्य कर रहा था, और जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि नई नई खोज, नई नई जागृतियां यूरोप में उत्पन्न होने लगी, जिसके फलस्वरूप ये कहा जाता है कि नए नए आविष्कार हुए, जिसने मानव जीवन को और अधिक बेहतर सुगमता से आप ये कह सकते हैं कि बनाने का प्रयास किया, और जिसका हम देखते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जो प्रभाव है वो यूरोप में पड़ने लगा, और एक नई तरह का जो यूरोप है, एक मॉडर्न यूरोप जो है वो कंस्ट्रक्ट होने लगता है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक जो रेवोल्यूशन था, एक वैज्ञानिक जो आप कह सकते हैं क्रांति जो थी, खोज जो थी, जिसमें अनेक आविष्कार हुए, उसने पूरी तरीके से यूरोप का जो सामान्य मानव है उसकी जीवन की शैली और जीवन जो है उसको परिवर्तित करके रख दिया, उसको बदल के रख दिया। तो जब हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन वो एस्पेक्ट आप ये कह सकते हैं कि एक वो कंसेप्ट था, एक वो आप ये कह सकते हैं कि परिवर्तन का दौर था, जिसमें हम देखते हैं कि तर्क, रिसर्च और प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर नए नए आइडियाज
नए नए थॉट प्रोसेस बिल्डअप होने लगते हैं, नए नए विचार उत्पन्न होने लगते हैं, जिसने साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच जो है, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है, उसको ये कहा जाता है कि स्टैब्लिश किया। और इसी साइंटिफिक टेम्परामेंट के बल पर हम देखते हैं कि यूरोप में नई नई तरह की खोज होने लगी, और ये खोज जो है यूरोप की सामान्य मनुष्य का जो जीवन है उसको प्रभावित करने लगी, जो कि सोशल, कल्चर, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तमाम तरह की जो कंडीशन है, स्थिति है, उससे ये कहा जाता है कि गुजर कर एक मॉडर्न यूरोप, एक बेहतर यूरोप को बनाने का कार्य करती है। तो इस तरीके से साइंटिफिक रेवोल्यूशन प्योरली एक रैशनल और वैज्ञानिक सोच पर आधारित एक परिवर्तन था, और इसी परिवर्तन के कारण बहुत से ऐसे आप ये कह सकते हैं कि खोज यूरोप में आरंभ हुए, डेवलप हुए, जिसने यूरोप की आप ये कह सकते हैं दशा और दिशा को बदलने का कार्य किया। जब हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन की जब अ, अ, हम जब हम बात करते हैं कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन की जब हम कि किस तरीके से जो डेफिनेशंस हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बारे में, अलग अलग तरीके से कुछ इतिहासकारों ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की। तो इसी तरीके से जो विकिपीडिया है उसके अनुसार द साइंटिफिक रेवोल्यूशन रेफर्स टू द हिस्ट्री ऑफ साइंस इन द अर्ली मॉडर्न पीरियड वेयर डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, मेडिसिन एंड केमिस्ट्री ट्रांसफॉर्म व्यूज ऑफ सोसाइटी एंड नेचर। तो इस तरीके से जब हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक क्रांति एक ऐसा काल है जब खगोल शास्त्र, जिसमें हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड, या आप कह सकते हैं जो आप स्पेस के संबंधित जो हम जानकारी है उसके संबंध में बात करते हैं, भौतिक विज्ञान जिसमें हम कह सकते हैं फिजिक्स के संबंध में जब हम बात करते हैं, जीव विज्ञान जिसमें हम कह सकते हैं कि आम जीव जंतुओं से लेकर पेड़ पौधों तक की जब हम बात करते हैं, और अन्य विज्ञानों में आप ये कह सकते हैं कि जो खोजबीन की जो प्रक्रिया है, जो जैसे जैसे जब ये कहा जाता है कि चलती रहती है, जिसने एक आधुनिक आप ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट को, सोसाइटी को, नेचर को जब प्रभावित किया, और एक तेजी के साथ ये कहा जाता है कि परिवर्तन का जब दौर आया, तो वहां से हम ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन दिखाई देता है। इस तरह की डेफिनेशन हमें साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बारे में दिखाई देती है। इसी तरीके से जब हम फेमस राइटर्स दांते की डिवाइन कॉमेडी और थॉमस मोर का उटोपिया के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ से हम एक प्योरली रैशनल बेस्ड, यानी तार्किकता पर आधारित जो हम ये सिद्धांतों की बात करते हैं, उसकी उत्पत्ति दिखाई देती है। और जैसा हम जानते हैं कि दांते की जो डिवाइन कॉमेडी है वो चर्च के धर्म, आप ये कैसे धर्मांध जो मूल्य थे उन पर प्रहार कर रहा था, रोमन कैथोलिक चर्च की जो बुराइयां हैं उनके ऊपर प्रहार कर रहा था। इसी तरीके से थॉमस मूर की जो उटोपिया है वो भी इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं नई नई जो आइडियाज हैं, रैशनैलिटी जो है, उनको ये कहा जाता है कि सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ से हमें कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट, नए तरीके का आप ये कह सकते हैं रैशनैलिटी इन थॉट, इस प्रकार का जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में हमें कहा जाता है कि जानकारियां धीरे धीरे दिखाई देने लगती है। इसी तरीके से हम कुछ यूरोप में कुछ खोजबीन से पहले, या हम कह सकते हैं कुछ ऐसी खोजबीन यूरोप में इस समय चल रही थी, जैसे हम कहें, या यूरोप से बाहर की जब हम बात करें, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम चाइना के बारे में जब हम बात करते हैं, तो कंपास का जो सामने आना है, दिशा सूचक यंत्र जिसको हम बोलते हैं, और उससे हम शिपिंग इंडस्ट्री में एक नई तरह की एडवांसमेंट दिखाई देती है, जिससे हम जो समुद्री जहाज हैं वो अपनी दिशा को और कंडीशन को देख सकते हैं कि वो पृथ्वी से कितनी दूर हैं, अपने जहाँ से वो चल कर आए हैं वहां से उनका आप ये कह सकते हैं कि कितना वो आगे आ गए हैं। ये सारी जो जानकारी है इस कंपास के द्वारा उत्पन्न होने लगी, जिसे शिवा कंपास के द्वारा आप कह सकते हैं हासिल होने लगी, जिससे एक एक शिपिंग जो आप इंडस्ट्री है, और शिपिंग इंडस्ट्री से हम देखते हैं कि इन दिनों यूरोप में जो नए नए स्थानों की जो खोजबीन का जो आप ये कह सकते हैं कि प्रयास चल रहा था, आप ये कह सकते हैं कि नई नई जानकारियां लेने की जो प्रक्रिया यूरोप में चल रही थी, उससे बहुत सा कुछ लाभ हमें दिखाई देता है। इसी तरीके से जब हम जर्मनी में जब गुटेनबर्ग में जब प्रिंटिंग प्रेस का एक एक नई तरीके से आप ये कह सकते हैं कि छापे खानी मशीन का सामने आना था, वहां से हम देखते हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस जो थी उसमें एक नई तरह की क्रांति, एक नई तरह का रेवोल्यूशन दिखाई देने लगता है। अब ये दोनों यहाँ पर बातें जो दिखाई, जो मैंने डिवाइन कॉमेडी की बात करी, यूटोपिया की बात करी, या चाइना के कंपास की बात करी, या प्रिंटिंग प्रेस की बात, ये उस दौर की जब हम बात करें जब यूरोप में रेनेसा है,
जब हम यूरोप में कह सकते हैं कि रिफॉर्मेशन से नई तरह के धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो सामने आने लगी हैं, और उन सब के प्रयास से, उन सब के फलस्वरूप हम देखते हैं कि नई नई जो जानकारियां हैं वो धार्मिकता के दायरे से निकलकर बाहर आने लगती है। और इसी धार्मिकता के दायरे से जब जानकारियां बाहर आने लगती हैं तो नई नई खोजबीन शुरू होने लगती है। और इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि कंपास हालांकि चाइना में उसका आप ये कह सकते हैं कि दिखाई दे रहा है, उसका इनोवेशन दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से जब हम प्रिंटिंग प्रेस की जर्मनी में जब हम बात करते हैं, लेकिन इसके ड्रास्टिक आप ये कह सकते हैं परिवर्तन यूरोप की सोसाइटी में दिखाई देते हैं। जैसे कंपास से नए नए देशों की खोज करना और आसान हुआ, जिसे व्यापार और आप ये कह सकते हैं ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ोतरी मिली। इसी तरीके से प्रिंटिंग प्रेस की जब हम बात करते हैं तो इस समय हम देखते हैं कि छापे खाने का नई तरीके से सामने आना, और छापे खाने के नए तरीके से सामने आने का मतलब था कि अब जो नई नई जानकारियां यूरोप में बढ़ रही थी, एमर्ज हो रही थी, उसको यूरोप के लोग अब आप ये कह सकते हैं बेहतर तरीके से लिख सकते थे, छपवा सकते थे। आप ये कह सकते हैं विभिन्न भाषाओं का प्रचार प्रसार होने से हम देखते हैं कि एक लैटिन की, एक लैटिन भाषा जो चर्च की आप ये कह सकते हैं भाषा थी, उस लैटिन भाषा से आगे निकलकर अब विभिन्न भाषाओं में, चाहे हम फ्रेंच की बात करें, इंग्लिश की बात करें, जर्मन की बात करें, या हम इटालियन की बात करें, या हम अन्य स्पेनिश की बात करें, बहुत सी ऐसी भाषाएं जो यूरोप के अलग अलग देशों में बोली जाती थी, अब उनमें जो पुस्तकें वो छपने लगी। और जिससे अब जो खोजबीन हो रही थी और वो जो छप रहा था और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था, तो इससे जो दायरा है आप ये कह सकते हैं एडवांसमेंट का, साइंटिफिक टेम्परामेंट का, आप ये कह सकते हैं रैशनैलिटी का, अब नए तरह के प्रयोग का, नई तरह की खोज का, वो बढ़ने लगा। और जिससे बहुत से लोग आप ये कह सकते हैं कि उत्साहित होने लगे, और जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि यूरोप में धीरे धीरे एक कलेक्टिवली अनेक देशों में एक एनवायरमेंट डेवलप होने लगता है जो हमें साइंटिफिक रेवोल्यूशन की ओर ले जाने लगता है। और यही साइंटिफिक रेवोल्यूशन आगे चलकर यूरोप के अनेक देशों में तेजी के साथ फैलती है, या उसका प्रभाव फैलता है। बहुत सी नई खोजें, आविष्कार होने लगते हैं जो यूरोप के लोगों के जीवन और आप ये कह सकते हैं दिनचर्या को प्रभावित करते हैं, और एक नई तरह का एनवायरमेंट, वातावरण ये कहा जाता है, दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से हम न केवल साइंटिफिक रेवोल्यूशन की परिभाषा और किस तरीके से साइंटिफिक रेवोल्यूशन हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नेचर की बात करते हैं, उसकी प्रकृति, उसके स्वरूप की बात करते हैं, तो साइंटिफिक जो रेवोल्यूशन है वो सेल्फ मोटिवेटेड साइंटिफिक प्रोग्रेस थी। यानी कि ऐसे आप ये कह सकते हैं उत्साही लोग जो नई तरह की जानकारी जानने के इच्छुक हैं, जो लगातार अपने बूते पर या अपने बल पर लगातार आप ये कह सकते हैं कि प्रयोग कर रहे थे, अलग अलग तरह का प्रयोग देख रहे थे, प्रयोग यूरोप में चल रहा था। और वो धीरे धीरे ये कहा जाता है कि इसमें अपने आप को और अधिक इन्वॉल्व करने लगते हैं, और उसी इन्वॉल्वमेंट की बदौलत, उसी आप ये कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं नई जागरूकता, नई खोज की बदौलत धीरे धीरे नए आविष्कार, नई खोज दिखाई देने लगती है। चाहे हम कोपरनिक्स की बात करें, केपलर की बात करें, ये सभी वो लोग थे जो प्रारंभिक रूप से धीरे धीरे पुरातन जो सिद्धांत थे उनके बारे में जानकारी ले रहे थे, उनको पढ़ रहे थे, और जहां जहां उन्हें शक या संशय या शुभा था, या जहां जहां आप उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ तार्किकता का अभाव है, साइंटिफिक टेम्परामेंट का अभाव है, या कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं तथ्यों के आधार पर नॉलेज नहीं की गई है, तो धीरे धीरे उन्होंने उन्हीं खोजबीन को जो जो यूरोप में पहले हो चुकी है उनको दोबारा से कहा जाता है कि करना शुरू किया। और उसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि एक साइंटिफिक जो प्रोग्रेस है जो सेल्फ मोटिवेटेड थी, यानी कि जो लोग इस खोजबीन में लग रहे थे, हालांकि आगे चलकर हम देखते हैं कि बहुत से स्टेट ने, बहुत से नेशन ने या नेशंस ने, बहुत से राजाओं ने, धीरे धीरे ये कहा जाता है कि ऐसे साइंटिस्टों को या जो इस कार्य में इन्वॉल्व थे उनको बहुत सी ये कहा जाता है कि आर्थिक सहायता या आप ये कह सकते हैं और अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई। लेकिन जब तक इस प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं था, उससे पहले जब हम देखते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे आप ये कह सकते हैं वैज्ञानिकों में दिखाई देने लगी, और उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि नई तरह का जो जो वातावरण हमें एमर्ज होता हुआ दिखाई देता है, जो कि पूरी तरीके से प्रारंभिक तौर पर हम देखते हैं सेल्फ मोटिवेटेड साइंटिफिक प्रोग्रेस थी, जो कि खुद वैज्ञानिकों ने अपने अपने शक को, अपने संदेह को मिटाने के लिए एक खोजबीन का जो आप ये कह सकते हैं प्रक्रिया को शुरू किया, और यही प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे एक साइंटिफिक
रैशनल टेम्परामेंट में तब्दील होती चली गई और जिसने एक व्यापक दायरा धीरे धीरे हासिल कर लिया। इसी तरीके से इंस्पायर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। अब इंस्पायर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू नजर आता है कि जो कंटेम्प्रेरी उस समय की जो एक सोशल इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी, यानी कि सामाजिक और आर्थिक किस प्रकार के आप ये कह सकते हैं कि स्थिति थी, परिस्थितियां थी, और उस परिस्थितियों में साइंटिफिक रेवोल्यूशन का क्या अपना महत्वपूर्ण रोल हो सकता था, क्या अपना आप ये कह सकते हैं कि उनका अपनी तरीके से कह सकते हैं योगदान हो सकता था। वो पूरी तरीके से इंस्पायर्ड थे अपने अपनी परिस्थितियों का, अपने आप कह सकते हैं स्थिति का, जो कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में दिखाई देती है। और इस पूरी कंडीशन की जब हम प्रक्रिया को देखें तो हम प्रारंभ से ही हमने जब तो इस लेक्चर को शुरू किया, इस बातचीत को शुरू किया, तो मैंने बताया कि जब हम डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म की बात करते हैं, कैपिटलिज्म के आने की बात करते हैं, ट्रेड और कॉमर्स के धीरे धीरे बढ़ने की बात कर रहे हैं, हम रिनेसा से नए नए खोजबीन की प्रक्रिया को शुरुआत को हम देखते हैं, हम धर्म सुधार यानी रिफॉर्मेशन की शुरुआत को देखते हैं, इसी तरीके से हम नेशन स्टेट की बिल्डिंग को देख रहे हैं। कि तमाम तरह का ऐसे कंडीशन है जो यूरोप में हम देखते हैं कि 12वीं-13वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे यूरोप में इस तरह घटनाक्रम उभरने लगा था और धीरे धीरे सामाजिक और आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो फेरबदल होने लगी थी, परिवर्तन हो रहा है। जब हम फ्यूडलिज्म से हम कैपिटलिज्म की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि व्यापार हो रहा है, व्यापार से स्टेट को और लोगों को लाभ हो रहा है, आमदनी मिल रही है। आप देखते हैं आर्थिक क्रियाएं चलने लगती है, उस आर्थिक क्रियाओं के चलने से धीरे धीरे लोगों की स्थिति में, सामाजिक स्थिति जो है उसमें परिवर्तन आने लगता है। नई तरह की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए डिमांड होने लगती है, और इस डिमांड के लिए कहा जाता है कि और अधिक आर्थिक क्रियाएं जो है वो यूरोप में चलने लगती हैं। तो ये सब कुछ जब हो रहा था और नई वस्तुओं की आप कह सकते हैं डिमांड बढ़ रही थी, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए साधनों की तलाश की बात की जा रही थी, एनर्जी के सोर्सेज को बढ़ाने की बात की जा रही थी, तो ये उस समय की कंटेम्प्रेरी कंडीशन है। जैसे अभी हमने बात की थी कि कंपास का आना तो चाइना में आया, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रयोग यूरोप में भी होने लगा और यूरोप की शिपिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा, तो हम देखते हैं कि भौगोलिक खोजों में और अधिक आसानी उत्पन्न होने लगी। इसी तरीके से जब हम बारूद की बात करें, जिसका भी हम देखते हैं कि प्रयोग चाइना में हो रहा है, लेकिन बारूद का भी इस्तेमाल ये कहा जाता है कि जहाजों के साथ बारूद का और तोपों का इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके और व्यापार को और अधिक सुगमता के साथ किया जा सके। तो ये सब कुछ सामाजिक और बदलती आर्थिक जो कंडीशंस हैं परिस्थितियां हैं, लोगों की आवश्यकताएं और डिमांड जो बढ़ रही हैं, उसकी आपूर्ति के लिए नई नई जो खोजबीन है उसका प्रयोग किया जाना जो था, वो तमाम तरह का ऐसा घटनाक्रम था जो आप ये कह सकते हैं कि कंटेम्परेरी जो सोसाइटी है उसको इंस्पायर्ड करती हुई नजर आती है। और जब हम प्रकृति की बात करते हैं, हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इस तरह का घटनाक्रम हमें उसमें दिखाई देता है। और उसके हम जब हम सेल्फ मोटिवेशन की बात करते हैं, वहीं जो कंटेम्परेरी जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन को लाने में कहीं ना कहीं उसकी जो प्रकृति है उसको प्रभावित करती हुई नजर आती है। इसी तरीके से नेचुरल आउटकम ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जिस तरीके से हम रिफॉर्मेशन की यूरोप में बात करते हैं, और रिफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कैथोलिक धर्म में व्याप्त बुराइयों के विरोध में एक एक नया तरह का जो आंदोलन है यूरोप में चलता है। और इस तरह के विरोध करने वालों को जैसे हमने रिफॉर्मेशन के चैप्टर में पढ़ा है कि ऐसे रिफॉर्मेशन को लाने वाले या इस तरह का बुराइयों का विरोध करने वाले जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, प्रोटेस्ट से प्रोटेस्टेंट के नाम से जाने गए। और मार्टिन लूथर के द्वारा 1517 में एक नया जो रिलीजन है, एक नई जो ईसाइयत के अंदर ही एक नया जो मत है जो रोमन कैथोलिक चर्च के पैरेलल जो एमर्ज होता है, उसको हम प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना जाता है या हम उसको देखते हैं। और हम जब रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट और जब हम जब हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन के जब हम नेचर की बात करते हैं, तो ये एक स्वाभाविक आउटकम की जब हम बात करते हैं, तो ये बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि जब रिफॉर्मेशन की हमने बात की तो उससे पहले जब हम यूरोप की सोसाइटी को देखें तो रोमन कैथोलिक चर्च जो है मनुष्य के जीवन के प्रत्येक आस्पेक्ट को प्रभावित करता हुआ नजर आता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक रोमन कैथोलिक जो चर्च है मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। और हमें ध्यान है जब हम दार्शनिक रूसों की बात करते हैं जो ये कहता है कि मनुष्य जो जन्म से स्वतंत्र है परंतु वो चारों तरफ बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। और यही क्यों था, क्योंकि जब हम देखते हैं कि मनुष्य का जन्म हो रहा है तब ईसाइयत के कर्मकांड हैं, जब वो पढ़ने जा रहा है तब वो कर्मकांड है। इसी तरीके से जब उसकी डेथ की बात करते हैं या डेथ से पहले जब हम उसके
विभिन्न सामाजिक आप ये कह सकते हैं संबंधों की बात करते हैं। ये सब कुछ में हमें रिलीजियस तौर पर हमें दिखाई देता है रोमन कैथोलिक चर्च। लेकिन इसके साथ साथ यूरोप के लोग क्या एजुकेशन पढ़नी है ये डिसाइड कौन करता है? रोमन कैथोलिक चर्च। लैटिन भाषा में एजुकेशन हो ये डिसाइड कौन करता है? रोमन कैथोलिक चर्च। इसी तरीके से मनुष्य को किस तरीके से आर्थिक क्रियाओं करना चाहिए ये भी डिसाइड रोमन कैथोलिक चर्च कर रहा है। राज्य का स्वरूप कैसा हो ये भी रोमन कैथोलिक चर्च कर रहा है। तो मनुष्य पर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रोमन कैथोलिक चर्च के कारण थी, जिससे हम देखते हैं कि यूरोप के रोमन कैथोलिक चर्च का जो समाज था उसके अंदर ही उसके विरोध उत्पन्न होने लगा। और उस विरोध के फलस्वरूप हम देखते हैं कि एक नया मत प्रोटेस्टेंट उभर कर सामने आया, जो मनुष्य को या यूरोप के रहने वाले नागरिक जो थे उनको बहुत सी लिबर्टी या सुविधा या स्वतंत्रता देने की बात करता है। ये स्वतंत्रता आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, वटेवर जो भी हो, उसमें बहुत सी स्वतंत्रता उसके द्वारा प्रदान की जाती है। और जिसका प्रभाव था एक स्वाभाविक रूप से कि जो रोमन कैथोलिक कभी इन्हीं चीजों पर रिस्ट्रिक्ट लगा रहा था, अंकुश लगा रहा था, रिफॉर्मेशन के परिणाम स्वरूप बहुत से आप ये कह सकते हैं कि जो धार्मिक गुरु थे रोमन कैथोलिक चर्च के, वो अब रोमन कैथोलिक चर्च जो है उसमें सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने लगते हैं, और जिससे एक नई तरह का समाज डेवलप होने लगता है। और यदि हम पूरे इस एनवायरमेंट को देख के समझे तो एक बात सीधे तौर पर हम समझे कि रिफॉर्मेशन से पहले जो जो मनुष्य है यूरोप का, वो एक हाशिए पर, एक साधन की तरह दिखाई दे रहा, जिसका उपयोग किसके लिए हो रहा था? धर्म के लिए, चर्च के लिए, रोमन कैथोलिक चर्च के लिए हो रहा था। लेकिन रिफॉर्मेशन के बाद हम देखते हैं कि जो मनुष्य कभी हाशिए पर था, जो मनुष्य केवल साधन के तौर पर समझा जाता था, अब वही मनुष्य समाज की केंद्र बिंदु में आ गया था। और अब यहाँ ये महसूस किया जाने लगा था कि जो कुछ भी यूरोप में चल रहा है, जो कुछ भी जीवन में चल रहा है, वो मनुष्य के द्वारा चल रहा है, और मनुष्य के द्वारा ही ये सब कुछ चलाया जा रहा है। इसलिए मनुष्य अब साधन नहीं है, अब मनुष्य साधनों को अपनी तरीके से मोटिवेट करने वाला एक आप ये कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। और एक नई तरह का परिवर्तन यूरोप में आने लगता है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि एक नई तरह का रैशनल साइंटिफिक टेम्परामेंट का आप कह सकते हैं एनवायरमेंट जो है वो डेवलप होने लगा था। इस तरीके से हम नेचर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बारे में बता सकते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड साइंटिफिक प्रोग्रेस थी, इंस्पायर्ड फ्रॉम द कंटेम्परेरी सोशल कंडीशन थी, नेचुरल आउटकम ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट था। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग तौर तरीकों से हम ये बता सकते हैं कि साइंटिफिक जो रेवोल्यूशन है वो किस तरीके से यूरोप में दिखाई देती है। इसी तरीके से जब हम नेचर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन से आगे बढ़ते हैं तो हम कोजेज ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात करते हैं। और कोजेज ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन की हम जब बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन एज फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न थॉट, कि प्राचीन काल से वर्तमान की तरफ जो एक संक्रमण का काल था, जो थॉट प्रोसेस का एक विचारों का आप ये कह सकते हैं बदलता हुआ एक संक्रमण, एक परिवर्तित जो काल था, वो एक बड़ा कारण दिखाई देता है। और इसकी शुरुआत से हम देखें तो हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर लंबे समय से ही आप ये कह सकते हैं कि जो जानकारी रखने वाले आप ये कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक या आप ये कह सकते हैं आविष्कारक या आप ये कह सकते हैं ऐसे सिद्धांत या मान्यताओं को मानने वाले जो आप ये कह सकते हैं प्रबुद्ध जो लोग थे, चाहे जिसमें हम टोलमी की बात करें, पाइथागोरस की यदि हम बात करें, या अन्य जो हम लोगों की बात करें, वो कुछ ना कुछ ये कहा जाता है कि यूरोप की सोसाइटी को दे रहे थे। लेकिन बदलते वक्त में, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि बदलते वक्त में जब नया रैशनल टेम्परमेंट, नया साइंटिफिक टेम्परामेंट एमर्ज होने लगा, तो इन्हीं प्राचीन जो जानकारियां हैं इनको दोबारा से पढ़ा जाने लगा, इनकी दोबारा से इवेल्युएशन की जाने लगी, इनके बारे में रिसर्च जो है वो की जाने लगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो सिद्धांत पहले बनाए गए हैं, जो थ्योरी स्टैब्लिश की गई है वो किस प्रकार से, और आगे चलकर इन्हीं थ्योरी को बेस बनाकर नई नई जो थ्योरीज है, नई जो सिद्धांत हैं जो एमर्ज होने लगते हैं। और जिस तरीके से हमने कहा कि टॉलमी ये कहते थे कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, लेकिन इन्हीं सिद्धांत को आधार बनाकर कोपरनिकस ने गणित और फिजिक्स के नियमों के आधार पर ये बताना शुरू किया कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा ना करके पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती। तो ये एक नया थॉट प्रोसेस था जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक चलता है, और उसमें पुरातन जो सिद्धांत हैं, जो मान्यताएं हैं, उन्हीं को आधार बनाकर नई नई जो खोज की जो प्रक्रिया है, खोजबीन की जो प्रक्रिया है, वो एमर्ज होने लगती है, जो यूरोप की सोसाइटी को नई दिशा की ओर ले जाने का कार्य करती। इसी तरीके से न्यू अजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी, तार्किकता के आधार पर नई तरह के जो सिद्धांत
वो आप ये कह सकते हैं नए तरीके से सामने आने लगते हैं। और उदाहरण के तौर पर यदि हम कहें कि जो न्यूटन का जो सिद्धांत है, जो हम ग्रेविटी की बात करते हैं, वो एक सामान्य घटनाक्रम है कि न्यूटन एक सेब को पेड़ से नीचे गिरता हुआ देख रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया और उसको इस प्रक्रिया को दोबारा आप ये कह सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से इवेल्युएट करना, जिसमें नई गणित की और फिजिक्स की मान्यताएं थी और एक नए तरीके का आप ये कह सकते हैं कि न्यूटन के द्वारा एक ग्रेविटेबल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो सिद्धांत है वो पेश किया जाना, ये एक नई तरह के अजम्पशंस थे। और इन अजम्पशंस का जो बेस था वो तार्किकता थी, रैशनैलिटी थी, साइंटिफिक टेम्परामेंट था, जिसको आधार बनाकर ये कहा जाता है कि नई नई तरह की खोजबीन की जो प्रक्रियाएं हैं ये चलने लगती है और एक नई तरह का आप ये कह सकते हैं कि वातावरण यूरोप में एमर्ज होने लगता है, जिसको हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से जब हम रिनेंसा की बात करते हैं, पुनर्जागरण की बात करते हैं, तो पुनर्जागरण भी हमें इसी प्रकार का एक एस्पेक्ट दिखाई देता है। और हम जानते हैं कि पुनर्जागरण ने यूरोप के समाज का कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं था जिसको प्रभावित ना किया हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या आर्थिक हो। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आप ये कह सकते हैं कि एस्पेक्ट नहीं है, आप ये कह सकते हैं कोई कोई आप विषय नहीं था जिसको रिनेसा ने टच ना किया हो, प्रभावित ना किया हो। और ये रिनेसा नई तरह की आधुनिक खोजबीन से जुड़ा हुआ एक आप ये कह सकते हैं एस्पेक्ट था, अवधारणा, धारणा थी, और जिसके बल पर हम देखते हैं कि यूरोप में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तन का दौर चलने लगता है। नई नई खोजबीन की प्रक्रियाएं शुरू होती है, नए आविष्कार शुरू होते हैं और इन आविष्कारों ने एक नई तरह का साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच के टेम्परामेंट को आप ये कह सकते हैं बढ़ावा दिया, उसको सपोर्ट किया। और इसी से प्रभावित होकर लोग अलग अलग देशों में नई नई जानकारियां जुटाने के लिए प्रयास करते हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि पुनर्जागरण के प्रभाव से एक नई तरह का जो वातावरण है यूरोप में एमर्ज होने लगा। इसी तरीके से ट्रांजैक्शन एज फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न थॉट की जब हम सॉरी रिपीट है ये, इस तरीके से हम हम ये बता सकते हैं कि किस तरीके से जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन के जो कोजेज हैं वो किस तरीके से हमें दिखाई देते हैं और जिसके बल पर हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं या आगे बढ़ता हुआ हम उसको पा सकते हैं। इसी साइंटिफिक रेवोल्यूशन से हम यदि हम आगे बात करें, पुनर्जागरण की हम बात करते हैं, या हम रिफॉर्मेशन या धर्म सुधार आंदोलन की यदि हम बात करें, ये तमाम तरीके के ऐसे एस्पेक्ट थे जो आप ये कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है उसको प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से जो धर्म युद्धों का जो प्रभाव था, क्रूसेड, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि क्रूसेड जो कि लगभग 200 वर्षों तक चले, जब ईसाइयों के जो पवित्र स्थान है यरूशलेम, उसको उस पर अधिकार को लेकर तुर्कों और कुस्तुनतुनिया में जो आप ईसाइयों और तुर्कों में उस पर अधिकार को लेकर जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के फलस्वरूप ये कहा जाता है कि अंतिम तौर पर ये कहा जाता है कि तुर्कों ने यहाँ पर अधिकार किया, यरूशलेम पर अधिकार किया और बहुत से ईसाइयों को अपनी पांडुलिपियों समेत यूरोप में आना पड़ा। जब ये अपनी पांडुलिपियां यूरोप में लेकर आए तो इन्हीं पांडुलिपियों से बहुत कुछ जानकारियां या बहुत कुछ आप ये कह सकते हैं सोर्सेज जो है वो प्राप्त होते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि नई तरह का जो एनवायरमेंट है वो हमें दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे कोजेस दिखाई देते हैं जो हमें साइंटिफिक रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाता हुआ ले जाते हैं या साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बारे में हमें जानकारियां देते हैं। जब हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन के कारणों से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन की किस तरीके से साइंटिफिक रेवोल्यूशन का जो हमें प्रचार प्रसार जो हमें दिखाई देता है, और इसकी शुरुआत हम कोपरनिक्स के साथ करते हैं, जो कि जिन्होंने कि टोलमी का जो सिद्धांत है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था कि उन्होंने उसको ठुकराते हुए एक नई तरह का सिद्धांत बनाया या आप कह सकते हैं पेश किया या बताया, जो कि पूरी तरीके से गणित और फिजिक्स के सिद्धांतों पर आधारित था। और इसी सिद्धांतों पर आधार बताते हुए उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, न कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है। इससे पहले टोलमी ये कहते थे या टोलमी ने कहा था कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, और इस सिद्धांत को रोमन कैथोलिक चर्च ने भी अप्रूव्ड किया था, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके फल स्वरूप हम ये देखते हैं, हम ये पाते हैं कि जो चर्च के जो सिद्धांत हैं, चर्च ने जिस सिद्धांत को अप्रूव कर दिया उस पर अपने आप में क्वेश्चन मार्क लगाना बड़ा महत्वपूर्ण का विषय था, इंपॉर्टेंट आप ये कह सकते हैं एक प्रयास था। लेकिन
कोपरनिकस को चर्च की पावर का पता था, इसलिए कहा जाता है अपने जीवन पर्यंत तक उन्होंने इस सिद्धांत को ये कहा जाता है डिक्लेयर नहीं किया, और उसकी मृत्यु के बाद ये कहा जाता है कि सिद्धांत हमारे सामने आता है। इसके साथ साथ उन्होंने 24 घंटे यानी 24 आवर्स की जो थ्योरी है कि जो मोशन अर्थ की जो डे और नाइट की जो थ्योरी है उसको भी ये कहा जाता है कि स्टैब्लिश करने का कार्य किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने टेलीस्कोप जो है उसका इन्वेंटेड किया, और उनकी जो थ्योरीज हैं वो एक जो बुक है रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली ऑर्ब्स में ये कहा जाता है उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश की गई। इस तरीके से कहा जाता है कि हम कोपरनिकस से साइंटिफिक रेवोल्यूशन की जो शुरुआत है उसको देखते हैं। इसी तरीके से हम फ्रांसिस बेकन के बारे में भी हम बात करें, जिसका संबंध इंग्लैंड से था, और हम जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो बेकन का नाम कुछ आप ही कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण व्यक्तियों में आता है, जिन्होंने ये कहा जाता है कि फ्री थिंकिंग जो है, स्वतंत्र चिंतन को ये कहा जाता है कि बेस बनाया, स्वतंत्र चिंतन का जो है आप ये कह सकते हैं उसका प्रचार प्रसार किया, और स्वतंत्र चिंतन को ये कहा जाता है कि प्रभावी रूप से अपनाते उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति यदि फ्रीली थिंकिंग करे तो कुछ नए के नए जो आइडियाज हैं वो आ सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जो प्रैक्टिकल बेस्ड जो थ्योरी है, जो प्रयोगात्मक जो सिद्धांत है, जो आप ये कह सकते हैं केवल थ्योरी में स्टैब्लिश करने से पहले उसकी प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसके बारे में जानकारी लेना भी जो आवश्यक है, उस पर भी ये कहा जाता है कि इनके द्वारा जोर दिया गया। और उन्होंने हमेशा इस बात पर यह जोर दिया कि प्रत्येक घटना के पीछे कुछ कारण जो हैं वो महत्वपूर्ण है, और इन कारणों का पता लगाना और ये कारण क्यों घटित हो रहे हैं इनके बारे में जानकारियां लेना महत्वपूर्ण बात है। और इसी आधार पर यह कहा जाता है कि फ्रांसिस बेकन की जो थ्योरी है इसी को आधार बनाकर ये कहा जाता है कि वो आगे बढ़ती है, और इसी आधार पर यह कहा जाता है कि उन्होंने उनकी जो पुस्तक है नोवम ऑर्गेनम, उन्होंने ये कहा जाता है कि इसमें बहुत कुछ बातें जो हैं इसी के संबंध में ये कहा जाता है कि उन्होंने स्टैब्लिश करने का कार्य किया। इसी से जब हम आगे चलते हैं तो रेन देकार्ते, जो उन्होंने भी ये कहा जाता है कि एक बुक लिखी जिसका नाम था डिस्कोर्स ऑन मेथड, और उन्होंने ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो है स्ट्रेस उस पर स्ट्रेस दिया, यानी कि इनका ये मानना था कि जो खोजबीन की जो प्रक्रिया है वो एकदम से नहीं हो सकती, एकदम से हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन को नहीं लेके आ सकते। और इसलिए देकार्ते ये बात कह रहे हैं कि मनुष्य को लगातार ये कहा जाता है कि खोजबीन की जो प्रक्रिया है वो जारी रखनी चाहिए, और ये क्रमिक विकास है, और यही क्रमिक विकास आगे ले जाकर सोसाइटी में एक नई तरह का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको स्टैब्लिश करने का कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो रैशनल और फिलोसफिकल जो थिंकिंग है उसका भी ये कहा जाता है कि उन्होंने एडवोकेसी की, और ये कहा कि प्रत्येक मनुष्य को जो फ्री थिंकिंग है उस पर उसका बढ़ावा देना चाहिए, तार्किकता की जो सोच है उसको डेवलप करना चाहिए, और जो आप ये कह सकते हैं दार्शनिक जो सिद्धांत है सोच है उसको बढ़ावा रेन देकार्ते के द्वारा दिया गया। इसी तरीके से जियोनार्दो ब्रूनो जो है उन्होंने ये कहा जाता है कि कोपरनिकस की मृत्यु के बाद कोपरनिकस का जो सिद्धांत है उसको आगे आप ये कह सकते हैं कि बढ़ाने का कार्य किया, और जिसके फलस्वरूप ये कहा जाता है कि जो चर्च का जो आप ये कह सकते हैं कि जो गुस्सा है, जो चर्च का जो प्रकोप है उसका भी ये कहा जाता है कि उनको सामना करना पड़ा। और ये कहा जाता है कि ब्रूनो को उसकी वैज्ञानिक सोच के लिए या उसके आप ये कह सकते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च की जो थ्योरी है इसको चैलेंज करने के लिए कहा जाता है कि चर्च के आगे जिंदा भी जला दिया गया था। लेकिन ये कहा जाता है कि ये वो लोग थे जो सीधे तौर पर कोपरनिकस की जो थ्योरी है उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, और उनको इस तरह के जो सिद्धांत को आप ये कह सकते हैं कि एक्सेप्ट करने के कारण या आप ये कह सकते प्रचार प्रसार के कारण चर्च के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। इसी तरीके से टाइको ब्रह जो है उन्होंने भी ये कहा जाता है कोपरनिकस की और ब्रूनो की जो थ्योरी है उसको सपोर्ट किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो एक साइंटिफिक लेबोरेटरी जो है उसकी भी स्थापना ये कहा जाता है कि डेनमार्क के जो किंग है उनकी सहायता से ये कहा जाता है कि, यानी कि ये वो सभी लोग हैं जो नई तरह का जो साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसके आप ये कह सकते हैं प्रचार प्रसार की बात करते हैं, उसके फैलावे की बात करते हैं। और जो रोमन कैथोलिक चर्च की जो लंबे समय से आप ये कह सकते हैं धारणाएं और अवधारणाएं थी उनको ठुकराते हुए एक नए तरह का आप ये कह सकते हैं जो टेम्परामेंट है उसको लाने की बात कर रहे थे,
जो नई तरह का जो वैज्ञानिक जो सोच है उसको बढ़ाने की बात करते थे। इससे जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो केपलर है, जॉन केपलर हैं, वो भी ये कहा जाता है कि इसी तरीके से जो कोपरनिक का जो सिद्धांत है, जिसको जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स पर बेस्ड था, उसी को एक्सेप्ट करते हैं और इसी पर एक्सेप्ट करते हुए वो प्लैनेट्स की जो स्टडी है उनके द्वारा की जाती है और इनके द्वारा ये बताया जाता है कि किस तरीके से जो ब्रह्मांड में या आप कह सकते हैं स्पेस में जो प्लैनेट्स हैं वो असंख्य संख्या में है, किस तरीके से उनकी मूवमेंट है, किस तरीके से ये कहा जाता है कि उनकी जो ये मूवमेंट है वो लगातार ये कहा जाता है कि आगे बढ़ती है, किस तरीके से हम सूर्य की जो गर्मी है उसकी चमक है या दिन और रात का होना है, ये तमाम तरह की जो गणनाएं हैं ये जॉन केपलर उस समय कर रहे हैं और उसको पूरी तरीके से फिजिक्स और मैथमेटिक्स पर बेस बनाकर उनके द्वारा किया जा रहा है। और उन्होंने कोपरनिकस की जो थ्योरी है उसको भी ये कहा जाता है कि उन्होंने स्टैब्लिश किया, उनको बढ़ावा देने की बात की। इसके साथ साथ जो जो केपलर हैं वो ये कहा जाता है कि जो जो ग्रहों के बीच में, जो प्लैनेट्स के बीच में जो आकर्षण की जो संभावनाएं हैं, एक दूसरे को जो खींचने की जो संभावनाएं हैं, उसके बारे में भी ये बात करते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से जब हम न्यूटन की बात करते हैं, जो कि अपनी बुक प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिया में ये जो ग्रेविटी जो फोर्स है उसके बारे में बात करते हैं कि उन्होंने अपनी थ्योरी को, जिसमें आप जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है उसको स्टैब्लिश किया और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसकी शुरुआत किस तरीके से होती है और किस तरीके से न्यूटन उसके बारे में हमें जानकारियां देते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से कि जो ग्रेविटेबल फोर्स है वो डेवलप होता है। इसी तरीके से गैलीलियो की जब हम बात करते हैं, उन्होंने बाइनाकुलर और जो बुक है सिंडर्स न्यूटिन्स, उसको ये कहा जाता है कि लिखने का कार्य किया और बायना जो कूलर है उसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि आज भी जिस तरीके से जो ऑपरेशन है या आप कह सकते हैं कि जो माइन्यूट से माइन्यूट जो मेडिकल साइंस से जुड़े जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से अंजाम दिए जाते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को जो देखने की जो प्रक्रिया है वो बायनाकुलर से हो सकती है। तो गैलीलियो का जो सिद्धांत है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, एक बेस था उस समय जब हम 16-17 सेंचुरी की बात कर रहे हैं और आज जब हम जब 21st सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो यहीं से बेस बनाकर हम देखते हैं कि जो बायनाकुलर है और उसमें जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी है जो लगातार बढ़ती है। तो इस तरीके से गैलीलियो जो है वो अपने तरीके से जो है बायनाकुलर का न केवल इन्वेंशन कर रहे हैं बल्कि अपनी जो बुक है सिडनर्स न्यूटिन्स में वो तमाम ऐसी जानकारियां दे रहे हैं जो उस समय की हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन से जोड़कर हम उसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन को हम देखते हैं, समझते हैं और ये महसूस करते हैं कि साइंटिफिक जो रेवोल्यूशन है वो जो वैज्ञानिक सोच या खगोल विज्ञान पर आधारित जो आप कह सकते हैं एक सोच है और उसको जब हम आगे बढ़ाते हुए जब हम देखते हैं, समझते हैं, तो हम देखते हैं कि ये खोज केवल कुछ फिजिक्स, मैथमेटिक्स या स्पेस से संबंधित ही नहीं थी, ये अन्य क्षेत्र में भी ये हमें दिखाई देती है और मेडिकल साइंस से भी संबंधित हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसकी शुरुआत हम देखें तो वेसालियस ने, आप ये कह सकते हैं, जो कि नीदरलैंड से संबंधित थे, तो जिन्होंने ये कहा जाता है कि जो एक बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने मनुष्य की नाड़ी, मांसपेशियां, पाचन तंत्र, फेफड़े, मस्तिष्क आदि की जो बीमारियां हैं उसके बारे में जानकारी और उनका जो इलाज है उसके बारे में ये कहा जाता है कि अपनी जो बातें हैं रखने का कार्य किया। इसी तरीके से जब हम विलियम हार्वे की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने जो मनुष्य का जो शरीर है और उसमें जो ब्लड जो मूवमेंट है, संरचना है, उसके बारे में जानकारी दी कि किस तरीके से मनुष्य की जो बॉडी है या शरीर है उसमें जो रक्त का जो प्रवाह है वो किस तरीके से होता है। इसी तरीके से कोडस की जब हम बात करें और हेलमंड की जब हम बात करें, उन्होंने जो रसायन विज्ञान है, केमिकल जो साइंस है, उसके बारे में हमें जानकारी दी। इसी तरीके से स्टीवन जो है वो एक फिजिशियन है, जो फिजिक्स के जो सिद्धांत है उसके बारे में हमें जानकारियां देते हुए नजर आती है। तो इस तरीके से जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं या स्पेस की बात करते हैं, तो इसी वैज्ञानिक क्रांति में हम देखते हैं कि मेडिकल साइंस और केमिकल साइंस से भी संबंधित जो जानकारियां हैं, जो नॉलेज है, जो सुधार हैं, जो आविष्कार हैं, वो हमें दिखाई देते हुए मिलते हैं या जिनके बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं। इससे जब हम इन सब के बारे में हम देखें और
अंतिम तौर पर देखें कि जो वैज्ञानिक क्रांति है, साइंटिफिक जो रेवोल्यूशन है, उसका किस तरीके से जो इम्पैक्ट है वो हमें दिखाई देता है, या किस तरीके का इम्पैक्ट यूरोपियन सोसाइटी में और बाद में वर्ल्ड सोसाइटी में जो हमें दिखाई देता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आइडियाज जो है, जो जो लंबे समय से चले आ रहे जो परंपरागत जो विचार थे, जो कि आप एक तरीके से धार्मिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित थे, उनका अब डिक्लाइन होने लगता है और नई तरीके जो रैशनल थॉट जो थे, तार्किक जो विचार जो थे, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट पर आधारित थे, उनका धीरे धीरे प्रचार प्रसार होने लगता है, जो सोसाइटी को नई तरह की जानकारियां देने लगती है। इसके अतिरिक्त जब हम ग्रोथ ऑफ फ्री थिंकिंग की बात करते हैं, कि स्वतंत्र विचारों की जब हम बात करते हैं, उनके एमरजेंस की बात करते हैं, वो भी इस नई तरह का रैशनल सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट, नए नए आविष्कारों के फलस्वरूप दिखाई देती है, और बहुत कुछ खोज नई कुछ बातों में हमें दिखाई देने लगती है। इसी तरीके से डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और जैसा कि हमने कहा कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिकल साइंस या मेडिकल साइंस, अनेक उसमें ये कहा जाता है कि नया तरह का सुधार दिखाई दे रहा था, जिससे नई तरह के जो तकनीकी ज्ञान है उसको आधार प्राप्त होता है। और इसी मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बल पर आगे देखते हैं कि नई तरह की टेक्नोलॉजी हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। प्रारंभ में टेक्नोलॉजी हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में, शिपिंग रेवोल्यूशन के समय में, या हम अन्य तरह की जो खोजबीन है उसमें हमें दिखाई देने लगती है, और बाद में हम देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ने लगती है। इसके अतिरिक्त न्यू वर्ल्ड आउटलुक जो है, कि अब नई तरह का जो विश्व संदर्भ जो है वो हमें दिखाई देने लगता है। अब यूरोप, केवल यूरोप में न रहकर यूरोप से बाहर आकर भी नई नई तरह की जानकारियां हमें लेने की और देने की कोशिश कर रहा है। और जैसे हमने कहा कि चाइना से जिस तरीके से कंपास और बारूद का जो मिलना था, या हम यरूशलेम यानी कि कुस्तुनतुनिया पर अधिकार के बाद हम जिस तरीके से देखते हैं कि वहां से ईसाइयों का यूरोप में आना और अरब की बहुत कुछ जानकारियां जो है वो प्रदान करना, ये एक नई तरह का वर्ल्ड आउटलुक का एक घटनाक्रम था, जिसमें कोई भी आप ये कह सकते हैं देश या द्वीप या महाद्वीप अपने तक ही सीमित नहीं रह सकता था, बल्कि वो बहुत से लोगों के साथ मिलकर एक नई तरह का आप ये कह सकते हैं आविष्कारों का घटनाक्रम या सिलसिला जो है वो शुरू कर सकता है। तो एक इस तरह का जब साइंटिफिक टेम्परामेंट या नई तरह के आविष्कार होने लगे, तो एक नया वर्ल्ड आउटलुक जो है वो दिखाई देने लगता है। न्यू आइडियोलॉजिकल राइटिंग इन सोशल साइंसेज, इसके साथ साथ जहाँ ये सब कुछ साइंस में या मेडिकल साइंस में, केमिकल साइंस में हो रहा था, वहीं सोशल साइंसेज में, सामाजिक विज्ञानों में भी नई तरह की जो राइटिंग्स हैं वो हमें दिखाई देने लगती है। कि पहले हम देखते हैं केवल लैटिन भाषा में लिखा जा रहा है, चर्च के बारे में लिखा जा रहा है, पोप के बारे में लिखा जा रहा है, या राजा के बारे में लिखा जा रहा है। अब नई तरह की जो राइटिंग्स हैं वो हम देखते हैं कि अब सामान्य व्यक्तियों के बारे में लिखा जा रहा है, सामान्य व्यक्तियों के बारे में गीत, कविताएं, गद्य, या हम स्टोरी या नॉवेल्स या प्ले जो हैं उनका लिखा जाना शुरू होता है। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो शेक्सपियर है, उनके जब जिस तरीके से नाटकों को देखें, वो तमाम यूरोप की सोसाइटी को, घटनाक्रम को दिखाते हुए नजर आते हैं। तो एक नई तरह का सोशल साइंस में चेंजेस दिखाई देने लगता है, और वो तभी हुआ जब नई तरह के साइंटिफिक टेम्परामेंट, नई तरह की सोच, नई तरह के आविष्कार डेवलप होने लगते हैं। इसी तरीके से न्यू एवोल्यूशन ऑफ नेचर, प्रकृति के बारे में भी नई नई जानकारियां जो हैं वो शुरू होने लगती है। किस तरीके से जो पौधे हैं उनका आविष्कार होता है, किस तरीके से जो आप ये कह सकते हैं कि जो जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी किसी तरीके से, आप हम जब कहते हैं कि लाइफ की जो हम एक क्वेश्चन मार्क को जो देखते थे उसके बारे में सोचना, कि क्या पौधों में भी आप ये कह सकते हैं कि जीवन है, और किस तरीके से पौधों के द्वारा आप ये कह सकते हैं कि सूर्य की गर्मी लेना, या बारिश के पानी को ऑब्जर्व करना, या अन्य प्रकार से प्रकृति से आप ये कह सकते हैं कि अपने जरूरत की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना, ये एक नेचुरल प्रोसेस था, जो कि जिसकी नए नए तरीके से इवेल्युएशन हो रही थी। और इसी इवेल्युएशन में हमने डार्विन की थ्योरी को हम आगे चलकर देखते हैं कि जो जीवों की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं, और डार्विन का सिद्धांत जो ये बतलाता है कि मनुष्य का जो विकास क्रम है वो जीवों की किस प्रकार की उत्पत्ति के फलस्वरूप हो रहा है, और किस प्रकार से जो सबसे शक्तिशाली जो जीव है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक रूप से, वही इस यूनिवर्स में अपने आप को स्टैब्लिश रख सकता है, वही ग्रोथ कर सकता है। ये तभी हो रहा था जब नई तरह का साइंटिफिक टेम्परामेंट, नई तरह की जानकारियां सामने आ रही थी। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि साइंटिफिक जो रेवोल्यूशन है, वैज्ञानिक जो क्रांति है, वो हमें दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार से हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्या है, इसको किस तरीके से प्रभावित किया जा सकता है, किस तरीके का इसका नेचुरल प्रोसेस है, ऐसे कौन से जो कारण है वो इसको इसकी 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 इसको लाने में अपना योगदान दे रहे हैं,
और किस तरीके से हम देखते हैं कि इसकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, किस तरीके से इसका इम्पैक्ट हमें यूरोप की सोसाइटी और आगे चलकर फिर वर्ल्ड सोसाइटी पर होता हुआ दिखाई देता है। थैंक यू वेरी मच।